सुप्रभातम। आज हम उपस्थित हैं वर्ग नवम दसम के जो सीबीएसई और बिहार बोर्ड के छात्र हैं उनके लिए व्याकरण को लेकर। व्याकरण में सबसे पहले मुख्य रूप से हम ये जानें कि आखिर व्याकरण जो यह शब्द है वह कैसे बना। सामान्य रूप से बोलने में तो बहुत आसान होती है। लोग बोलते हैं व्याकरणम या व्याकरण बोल देते हैं। संस्कृत में व्याकरणम और हिंदी में व्याकरण कहते हैं। ये व्याकरण शब्द कैसे बना, इसकी व्युत्पत्ति हम देखें व्याकरण शब्द की तो वी प्लस आंग प्लस क्री प्लस ल्यूट। वी प्लस आंग प्लस क्री प्लस ल्यूट। वी के जगह पे वी ही उपस्थित रहते हैं। आंग के जगह पे अंतिम वर्ण जो न है उसका लोप हो जाता है, बचता है आ। वी आ क्री ही रहता है और ल्यूट के जगह पे अन आदेश होते हैं। ल्यूट के जगह पे अन आदेश होते हैं। अब इनमें संधि की कार्य होती है। वी प्लस आ। वी शब्द से जब हम व्याकरण के बारे में चर्चा करते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पहले से प्रारंभिक जो व्याकरण है उनकी ज्ञान आवश्यक ही है जो होंगे। प्रारंभिक ज्ञान का अर्थ है संधि, वर्ण विचार अर्थात स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। उसके बाद थोड़े थोड़े वाक्य अनुवाद वगैरह वगैरह बहुत सारे आते हैं, शब्द रूप धातु रूप, ये सब प्रारंभिक व्याकरण के भाग हैं। विशेष भाग के लिए जब हम व्याकरण की पढ़ाई शुरू करते हैं तो मेरे हिसाब से व्याकरण को हम उस हिसाब से पढ़ें जो परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद भी वह हमारे पास रहे और हम उस ज्ञान को अपने छोटे भाई बहनों और आसपास पड़ोस के जो भी बच्चे हैं जिन्हें आवश्यकता है उनमें हम बांट सके। विद्या भाषा कोई भी खराब नहीं होती, चाहे वो संस्कृत भाषा हो, अंग्रेजी हो, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, उर्दू, हिंदी, ये कोई भी भाषाएं खराब नहीं हैं, लेकिन हम उन भाषाओं को किस तरह से ग्रहण करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हम यहां चर्चा कर रहे थे अभी कि वी आ आंग के जगह पे आ गया, क्री रहा और ल्यूट के जगह पे अन आदेश हो गए। शब्द बना वी प्लस आ क्री प्लस अन। तो संधि पर जब हम चर्चा करते हैं तो वी में ह्रस्व ई है और आगे स्वर वर्ण क्या है तो आ। तो यहां पे कौन सी संधि की कार्य होती है तो यन संधि की कार्य होती है और शब्द बनता है व्या। आगे यहां अब क्री है, आगे अन है। इस स्थिति में भी यहां कौन सी संधि की कार्य होती है?
तो गुण संधि की कार्य होती है, क्री में जो री है उसे अर आदेश होता है। तो क्री में जो री है उसे अर आदेश होता है, तो बचता है क प्लस और ऑन। अब यहां शब्द क्या हो जाएगा, तो व्या क और र व्याकरण, ये शब्द हिंदी के संपन्न हो गए। और संस्कृत में जब भी शब्द बनते हैं तो उसमें विभक्ति लगती है और सु को अमादेश व्याकरणम, ऐसा शब्द बना। व्याकरण पर जब हमें जानकारी, व्याकरण की व्युत्पत्ति के बारे में जब जानकारी हो गई, व्याकरण का जब हमने विग्रह कर लिया, तो इसके बारे में तो वि अर्थात विशेष, अंग के द्वारा, क्री यानी करने वाला, और शाब्दिक अर्थ ज्ञान विशेषता को जो प्रदान करे उसे ही व्याकरण कहते हैं। जैसे विज्ञान कहते हैं तो विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान को देने वाला। उसी तरह से व्याकरण का अर्थ है, यह निकलता है कि जो शास्त्र हमें शब्द संबंधी, उच्चारण संबंधी, लेखन संबंधी कौशलों का विकास करे, तो ये सब विशेष ज्ञान में आते हैं। लिखने की क्षमता, शुद्ध लिखना विशेष ज्ञान है। लिखते तो सब हैं, लेकिन शुद्ध लिखना ये भी एक ज्ञान की अंग है। बोलने की क्षमता, बोलते भी शब्द हैं, सब बोलते हैं, लेकिन विशुद्ध शब्दों का उच्चारण करना ये भी एक विशेष ज्ञान है। पढ़ने की, पढ़ते भी सब हैं, लेकिन आंख रहते हुए भी गलतियां पढ़ते हैं, ये शुद्ध पढ़ने की जो क्षमता है ये भी एक ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। और ये सारे ज्ञान हमें कौन देता है, तो व्याकरण देता है। इसलिए प्रारंभिक स्तरों में व्याकरण की जो परिभाषा लिखाई जाती है वह ये लिखाई जाती है कि जिस शास्त्र के पढ़ने से हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। ये क्लास 8 तक के बच्चों के लिए ये परिभाषा प्रयोग करते हैं, और प्रायः सभी शिक्षक वर्ग भी यही पढ़ाते आते हैं। और वास्तविकता में होता क्या है, तो यही परिभाषा बच्चों को 9-10 में भी याद रहता है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा सब कुछ परिवर्तित होता है। जिस तरह से हम छोटे थे तो कपड़े भी छोटे थे, बड़े हुए कपड़े भी बड़े हो गए। तो जब हम 8 में थे तब तक ये परिभाषा पढ़े, अच्छी बात है, लेकिन जब हम 9 और 10th में आ गए तो इस परिभाषा में भी परिवर्तन होती है और वह परिभाषा भी बढ़ जाती है। और तब जाकर पता लगता है कि आखिर व्याकरण का परिभाषा क्या कहलाता है। तो हम उन परिभाषाओं को जरा देखें। तो व्याकरण की सबसे पहले परिभाषा जो संस्कृत की परिभाषा है, वो परिभाषा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। वो क्या है, संस्कृत में जो व्याकरण के परिभाषा हैं वह परिभाषा यह है, व्याक्रियन्ते, व्याक्रियन्ते, व्युत्पाद्यन्ते, व्याक्रियन्ते, व्युत्पाद्यन्ते, प्रकृति, प्रत्यय, विभागेन,
प्रकृति प्रत्यय विभागेन निष्पाद्यन्ते व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते प्रकृति प्रत्यय विभागेन निष्पाद्यन्ते शब्दाः येन तच्छास्त्रम व्याकरणम। ये संस्कृत में इसका परिभाषा है व्याकरण का। लगभग संस्कृत का परिभाषा सभी बच्चों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं वो संस्कृत बहुत कम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा सोचते हैं साइंस पढ़ूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, मैथ पढ़ूंगा, मैथमेटिक्स के जाने माने बनूंगा, पॉलिटिकल साइंस या सोशल साइंस के विषय में यदि जानकारी ले लेंगे तो हम एक राजनीतिज्ञ बन जाएंगे। लेकिन यह उन बच्चों के लिए भूल है, उन बच्चों के लिए नासमझी मानी जाती है जो अपने सभी विषयों को सर्वांगीण विकास नहीं करते। करना अच्छी बात है, पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन हमारे पाठ्य वस्तु में, हमारे सिलेबस में जो भी भाषाएं हैं, जो भी विषय हैं, उन सारे विषयों को समान भावनाओं से देखते हुए, उन सारे विषयों को समान रूप से ध्यान देते हुए यदि हम पढ़ते हैं तो वही विषय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरह से कहते हैं व्याक्रियते व्युत्पाद्यन्ते प्रकृति प्रत्यय विभागेन निष्पाद्यन्ते शब्दाः येन तच्छास्त्रम व्याकरणम। अर्थात कहते हैं व्याकरण किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि व्याक्रियन्ते वह तत्शास्त्रम तत्शास्त्रम वह शास्त्र जिससे शब्दों के व्युत्पत्ति कैसी हो, तो प्रकृति प्रत्यय विभाग के द्वारा वह शास्त्र जो शब्दों को अलग अलग कर दे और वह अलग अलग जो व्युत्पत्ति करे वह प्रकृति प्रत्यय विभाग के द्वारा करे। और फिर बहुत से शब्दों को एक जगह कर संक्षिप्त भी कर दे। अर्थात बड़े शब्दों को जहां हमें एक लाइन लिखने की आवश्यकता है पूरे, जहां हमें 10 शब्द लिखने की आवश्यकता है, उन 10 शब्दों को जो 3 से 4 शब्दों में रखकर लिख दे, संक्षिप्त भी करना। तो ये विशेष काम को करते हैं, शब्द को बढ़ाते भी हैं और शब्द को कम भी कर देते हैं। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते प्रकृति प्रत्यय विभागेन निष्पाद्यन्ते शब्दाः येन शास्त्रम व्याकरण। कहते हैं कि प्रकृति प्रत्यय विभाग और संयोग के द्वारा शब्दों को अलग अलग करके उसको संक्षिप्त व्युत्पत्ति करके उसके वास्तविक अंश को, वास्तविक अर्थ को जो प्रकट कर दे वही व्याकरण कहलाता है।
वही शास्त्र व्याकरण कहलाता है। बहुत सारे इसकी परिभाषा भी हैं। एक परिभाषा हिंदी में ऐसा भी आया कि व्याकरण एक ऐसा शब्द शास्त्र है जिसके अध्ययन से शब्दों की उत्पत्ति, यहां पहले ही कह रखा है व्युत्पाद्यन्ते, शब्दों की उत्पत्ति, प्रकृति प्रत्यय विभाग, शब्दों के विकास, शब्दों के वास्तविक अर्थ, शब्दों के सम्यक प्रयोग, इन सब विषयों की ज्ञान जिस शास्त्र के पढ़ने से हमें प्राप्त होती है वही शास्त्र व्याकरण शास्त्र कहलाता है। मैं आशा करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, यहां तक में कोई कठिनाई नहीं होगी। आगे अब हम इसी कड़ी में लिखते हैं व्याकरण के अंग। जैसे इंग्लिश ग्रामर जब पढ़ते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में आप लोग पढ़ते होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, अर्थात भाषा के अंग। उसी तरह से व्याकरण के भी मुख्य अंग हैं, और व्याकरण के मुख्य अंग जो हैं उन विषयों में हम जब चर्चा करेंगे तो वो हैं सबसे पहले वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा संधि, पांचवा अव्यय और उपसर्ग, छठा कारक, कारक अर्थात विभक्ति, सातवां धातु अर्थात क्रिया, आठवां क्रिया, आठवां प्रत्यय, नौवां समास। ये प्रमुख अंग हैं और इन अंगों को लगभग सभी को पढ़ना पड़ता है। जो क्लास 5 से लेकर क्लास 10th में आने के बाद बच्चों को समास पढ़कर समाप्त हो जाता है। क्लास 10 में आकर समास लेकर समाप्त हो जाता है। प्रारंभिक 5 से वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, संधि, अव्यय, उपसर्ग, कारक, धातु और कुछ प्रत्यय क्लास 9 तक आते हैं, और क्लास 10 में जाकर विशेष प्रत्यय और विशेष रूप से समास, ये पूरे संपूर्ण रूप से पढ़ने पड़ते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, व्याकरण के अंग के बारे में आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो गई होगी, और इन जानकारियों को आप अपने एक अच्छी सी नोटबुक बनाकर उस नोटबुक में लिखेंगे, जिससे भविष्य में आपके छोटे भाई बहनों को भी वह काम दे।
यह नहीं कि मैंने पढ़ लिया और उस कॉपी को, नोटबुक को मैंने फेंक दिया, ऐसा नहीं कीजिएगा। उसे लिखिएगा और लिखने के बाद अच्छी तरह से उसे रखिएगा। और बार बार उल्टा कर देखने से कोई भी विद्या कभी खराब नहीं होती, उससे आपकी कोई तौहीन नहीं होगी, कभी भी आवश्यकता पड़ सकते हैं इसे। तो कल आगे की कक्षाओं में हम उपस्थित होंगे, सबसे पहले कड़ी में वर्ण विचार लेकर, और क्रमशः हम ये सब आपको पढ़ाते चलेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।